नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर एकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2024 को जो 24वीं एग्जामिनेशन होने वाला है 7 जुलाई को, उसके सीडीपी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली क्लासेज में पिछली जो 2 क्लासेज सीडीपी की थी उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो सीडीपी 2024 करके प्लेलिस्ट बनी हुई प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्या सीटेट की एग्जामिनेशन पास करने के लिए, मीन्स सीडीपी में 30 में से 25 लाने के लिए नंबर्स। ओके दोस्तों, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली क्लासेज में थार्नडाइक के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इस क्लासेज में अल्बर्ट बंडूरा से शुरू करते हैं। क्या अल्बर्ट बंडूरा क्या थे, इनके बारे में जानते हैं कि लर्निंग थ्योरी इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे कनाडा के, और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। क्या दिया हुआ है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। क्या कि कोई सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसको सीखा जा सकता है। ठीक है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है। जो लोग सभी लोगों उसको मानते हैं उसके मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है, और जो अमान्य व्यवहार होता है उसको नकार दिया जाता है। इन्होंने ये अल्बर्ट बंडूरा ने यही थ्योरी दिया था। इस सिद्धांत को बता दो दोस्तों, तो इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जानता है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। क्या? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत मीन्स ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, और अनुकरण का सिद्धांत मीन्स इमिटेशन का सिद्धांत, इमिटेशन का सिद्धांत, और मॉडलिंग का सिद्धांत। कोई भी हीरो किसको मानता है उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो मॉडलिंग का सिद्धांत भी बोला जाता है। इनका प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बेबोडाल पे किया था। किस पे किया था? बेबोडाल पे प्रयोग किया था। और इसमें इन्होंने 3 बच्चे को 3 फिल्म दिखाई थी। कितने फिल्म दिखाई थी? 3 फिल्म दिखाई थी। पहली फिल्म क्या थी? प्यार भरी थी। और दूसरा क्या था? सामाजिक सोशल जो चीज़ें थी उसमें ज्ञान वाले। उसके बाद तीसरे वाले में हिंसा वाली चीज़ें थी। तो आप बच्चे को जो चीज़ें सिखाएंगे, अगर प्यार वाली बातें सिखाएंगे तो वो प्यार वाली बातों को सीखेंगे, और सोशल से जो रिलेटेड चीज़ों को समझाएंगे, सिखाएंगे, फिल्म दिखाएंगे तो वो सोशल से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। और अगर आप यहाँ पे मिस्टेक है या प्यार जो दिया हुआ है यहाँ पे हिंसा होगा, तो हिंसा से भरी चीज़ें दिखाएंगे तो हिंसा से भरी चीज़ें वो लोग सीखेंगे बच्चे। मीन्स छोटे पे जो बच्चे को सिखाएंगे, जो चीज़ें देखे रहते हैं वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की स्टेजेस क्या होती हैं बंडूरा के अकॉर्डिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अटेंशन। क्या? अवधान। अटेंशन जो होता है फर्स्ट स्टेज होती है। दूसरा क्या है? रिटेंशन, धारण करना, और उसके बाद फिर पुनरुत्पादन करना, रिप्रोडक्शन करना, और उसके बाद फिर अविरड़ा, सेल्फ मोटिवेटेड होना, अविरड़ा मोटिवेशन करना। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पावलोव थ्योरी। क्या है? इवान पावलोव जो थे इन्होंने क्या दिया? तो पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत क्या है? पावलोव के सिद्धांत का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आईपी पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूसी वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? रूस के वैज्ञानिक थे, जो रूस के जो वैज्ञानिक थे ये। ठीक है। इनको 1904 में क्या मिला गया? नोबेल पुरस्कार मिला इनको। नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला हुआ, 1904 में मिला हुआ है। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल, क्या? उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पांस करेगा। जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था उसे ही ये रिस्पांस करते रहेगा। ओके दोस्तों, पावलोव ने किस पे किया था ये प्रयोग? तो इन्होंने कुत्ते पे किया था। क्या किया था? कुत्ते पे पावलोव ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में, सीटेट के एग्जामिनेशन के, कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो वो कुत्ते पे किए थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या प्रयोग किए थे उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कि कैसे पावलोव ने किया। ये फिगर दिखाया गया यहाँ पे बगल में। ठीक है। अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कैसे किए हैं इन्होंने प्रयोग। कि पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते पर किया है। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। क्या रखा? भूखा रखा। उसने खाना नहीं दिया, और खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में, जब उसे खाना दिया गया तो उसे देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गई। क्या हो गई? लार टपकना शुरू हो गई। जब कुत्ते को खाना देता था तो खाना देखने से पहले वह एक घंटी बजा देते थे। खाना देने से पहले घंटी बजाते थे।
कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। कौन कर रहे थे? घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया था कि जब घंटी बजेगी तब हमको खाना मिलेगा, तो उसका लार टपकने लग रहा था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसमें और पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए बेल दिया हुआ है, क्या इसको फूड दिया गया तो इसके लार टपकने लगे हैं। ठीक है, अब इसमें घंटी बजाई गई बट फूड नहीं दिया गया तो इसके लार नहीं टपके हैं, मतलब कंडीशनल स्टिमुली है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल घंटी भी बजाया गया, उसके साथ साथ फूड भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी उसके लार टपकने लगे हैं। लास्ट टाइम क्या है, बस जब ये घंटी का आदी हो गया तो बस केवल घंटी ही बजाई गई तो इसका लार टपकने लगे। ठीक है, ये स्टेजेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग स्टेजेस ऑफ हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुली जनरलाइजेशन का सिद्धांत क्या है? जब अनकंडीशनल स्टिमुली के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पांस करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता का लार टपक रहा था, उसी तरह। अब विलोपन क्या है इसमें? विलोपन एक्सटिंक्शन क्या है कि अगर कंडीशन स्टिमुली के बाद अनकंडीशन स्टिमुली प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम घंटी ही बस बजाते रहें, उसको खाना न दें तो उसका भी लार का टपकना बंद हो जाएगा। जैसे घंटी आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाती है। ये विलोपन है। नेक्स्ट क्या है? विभेद। विभेद डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुली और अदर स्टिमुली के बीच विभेद करना अंतर शुरू कर देता है। कुत्ते को जब क्या किया गया, घंटी बजाया गया, उसके बाद फिर उसको फिर खाना दिया गया, तो अगर घंटी 2-3 घंटियाँ बजाई जा रही हैं तो वो पहचान करना शुरू कर देगा कि किस घंटी बजने के बाद हमको खाना मिल रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि उसको विभेद करना, पहचान जाएगा कि इस घंटी बजने के बाद हमको खाना मिलेगा। आवाज़ से, वो फ्रीक्वेंसी से पहचान जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे दिया क्या? BF स्किनर का सिद्धांत। क्या? BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर किया है। क्या किया है? अमेरिका के रहने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर ने किया हुआ है। BF स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया। किस पे दिया है? सबसे अधिक जो अनुक्रिया पर जोर दिया है, इसलिए इन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले अधिक क्रिया रिस्पॉन्स पे जोर दिया है, इसलिए इन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? BF स्किनर के अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पे किए थे। इन्होंने ये भी पूछा जाता है कि BF स्किनर ने पहला प्रयोग किस पे किया था? तो चूहे पे किया था, और बाद में प्रयोग जो है कबूतर पे किया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया। क्या लिया हुआ है? इन्होंने एक बॉक्स लिया हुआ है, उसमें एक चूहा बंद कर दिया है। एक बॉक्स लिया हुआ है और एक चूहा बंद कर दिया है। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक लीवर लगा हुआ है। एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था उस छिद्र के माध्यम से। उस छिद्र के द्वारा चूहे को भूख लगी तो इधर उधर घूमने लगा, और अचानक उसका पैर लीवर पे लगा, उसके लिए उस छिद्र को से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, बार बार दोहराया। उस जैसे खाना आया उसी तरह फिर बार बार दोहराया, और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता है तो उसका खाना मिल जाता है। इसे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। मतलब क्रिया करने के बाद हमारा खाना आ जा रहा है तो हमेशा क्रिया बार बार करता रहेगा, जिससे उसको कि उससे फायदा होगा, मतलब उसको खाना मिल जाया करेगा। ठीक है, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया होती है बाद में और उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है इसके बाद। जैसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, क्या? रीइंफोर्समेंट मिलता है जैसे वैसे सही क्रिया अनुक्रिया और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्र आती है। सीखने की अनुक्रिया पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको बोलेंगे रीइंफोर्समेंट देंगे कि हम उसको, आप और अच्छा करो, आपको और भी चीज़ें दी जाएंगी, तो बच्चा और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेगा। अब पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जिस उद्दीपक को देने की अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो पुनर्बलन कराता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। क्या देना? साइकिल या मोबाइल देना। ये रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, और पुनर्बलन का प्रकार 2 होता है। क्या होता है? पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और निगेटिव। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, ये सब क्या है?
उनको देना। अगर कोई भी बच्चा है अगर सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं जिससे कि वो और अच्छा चीज़ें सीखेगा, मीन्स ये सकारात्मक हो जाएगा। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि अगर उसको हम जैसे दंड दे देंगे, मार देंगे, डांट देंगे, तो वो बच्चा सीखेगा नहीं, छोड़ देगा, सीखना वहीं पे छोड़ देगा। प्राणी को यदि क्या है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता, मतलब सीखना बंद कर देता है। अब पुनर्बलन की अनुसूची क्या है, क्या है पुनर्बलन की अनुसूची, कैसे इसको बांटा गया, ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है, यह दो प्रकार की होती है पुनर्बलन की अनुसूची। सतत पुनर्बलन अनुसूची, कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। और जैसे प्रत्येक सवाल का हल करने पर बच्चे की तारीफ करना होता है, उसी तरह बच्चे भी खुश होकर के उस वर्क को करते हैं अच्छे से। आप अगर पढ़ाते भी होंगे तो आप देखते होंगे अगर बच्चे को उनको गुड दे देते हैं या स्टार देते हैं तो वो और खुश होकर के और वर्क करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए उनको हमको सतत पुनर्बलन अनुसूची देने की जरूरत होती है। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है, पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है, इसमें हर प्रक्रिया के पुनर्बलन नहीं दिया जाता है बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर ही उनकी तारीफ करना होता है, क्या आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। क्या, साइको सोशल डेवलपमेंट, यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया हुआ है। ये मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत फिजियो साइको सोशल डेवलपमेंट, यह द्वारा एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। उस स्टेप कौन सा है उसके बारे में डिस्कस किया इन्होंने। एरिक एरिक्सन ने ये दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत, ये ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं क्या क्या, एक 8 पॉइंट ये दिए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्या, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मीन्स ये 0 से लेकर के 1.5 साल या 2 साल के बच्चों में होता है। कहाँ से, 0 से लेकर के 1.5 साल या 2 साल के बच्चे जो होते हैं उनके होता है, उनके बीच में होता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उसमें विश्वास का भाव विकसित होता है। क्या होता है, विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है तो वह रोना विलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होता है और ये बच्चे विश्वास नहीं करते हैं माता पिता पे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या, स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक। क्या, स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, ये 15 से लेकर के 23 साल तक के बीच में होता है। क्या, 15 से लेकर के 23 नहीं, 23 नहीं है, ये यहाँ पे मिस्टेक है कि 1.5 से लेकर के 2 या 3 वर्ष तक होता है। कितना, 1.5 से लेकर के 2 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष तक का होता है। अब इसमें देखते हैं क्या किया है, क्या है, कैसे क्या है उसके बारे में। कि स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तो वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं और वह स्वायत्तता कहलाता है। मीन्स अपने खुद से काम करते हैं। और दूसरी, बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। जब कोई ये बहुत सख्त माता पिता हैं और बच्चों को डांटेंगे तो अपने अंदर अनुभव का ही सख्त करने लगेंगे, वो गलत कर रहे हैं कि गलत सही कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, पहला बनाम दोष, पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, मीन्स ये 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। क्या, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, टाइपिंग मिस्टेक, 3 to 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है। क्या, समझने की क्षमता का विकास होता है, उसमें जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वह ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल भी करता है। और दूसरी तरफ माँ बाप की उत्सुकता को दबा देते हैं तो उसे डांट देते हैं तो दोष भाव भी उत्पन्न होने लगता है, शुरू हो जाना जाता है, गिल्टी फीलिंग भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं, क्या, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी। ठीक है, इन्फेरिटी मीन्स परिश्रम करेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे, हीन भावना रखेंगे तो वह पीछे ही रह सकते हैं। ठीक है, क्या है, पास फेल होना, जैसे 6 से लेकर के 12 वर्ष तक है, कहाँ तक, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक ये रहती है उत्तर बाल्यावस्था में। किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। इस वायु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, जितने मम्मी पापा कहते हैं काम उसमें
सब काम करने की कोशिश करता है, इसे परिश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परिश्रम इसलिए कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया है और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हीनता का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीनता का सिद्धांत बोलते हैं। अब पहचान बनाम भ्रांति, क्या पहचान बनाम भ्रांति क्या है? भ्रांति क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए किशोरावस्था में, ये क्या है? किशोरावस्था है। इस वायु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। क्या? अपनी पहचान बनाने की ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं। क्या? उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं, उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आत्मीयता बनाम अलगाव। क्या? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से लेकर के 35 वर्ष तक क्या है? 18 से लेकर के 35 वर्ष तक मीन्स पूर्व वयस्कावस्था। पूर्व वयस्कावस्था। आत्मीयता में आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। क्या करता है? आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है और घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल करके रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बना नहीं पाता है तो वो सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोलेशन बोलते हैं। जब अलगाव बनाने लगता है तो जब बच्चे अलगाव बनाने लगते हैं मीन्स कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तभी वो अलगाव बना रहे हैं। इसलिए जो अलगाव बना रहे हैं उसको बच्चों से बात करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, सारी चीज़ें उसको समाज में रहने की बोलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जननात्मकता। क्या? जननात्मकता बनाम स्थिरता। जेनरेटिविटी वर्सेज स्टेगनेशन, मतलब 35 से लेकर के 65 तक होता है मध्य वयस्कावस्था। क्या? मध्य वयस्कावस्था। जननात्मक में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरे की भला करने की सोचते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे की भला करने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। क्या आती है? अगर इस सोच का विकास नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, संपूर्णता बनाम निराश। क्या? संपूर्णता बनाम निराश। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर मीन्स 65 से ऊपर वर्ष के जो लोग होते हैं, प्रौढ़ावस्था होता है, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती। क्या होती हैं? 65 वर्ष के उम्र के ऊपर समय में जो क्या होते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीतू दिनों को याद करता है और उसकी कितनी सफलताएं और कितनी असफलताएं हुई हैं। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की है उसे निराशा आ जाती है। अगर सफलता ज़्यादा हासिल नहीं किया हुआ है तो उसे निराशा आ जाती है कि हमने असफलता हमें ज़्यादा हमको मिली, इसलिए उसको निराशा आ जाती है सोच करके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? जीन पियाजे। ये 8 पॉइंट था इनका, तो एरिक एरिक्सन का इन्होंने बता दिया। अब ये जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे क्या इन्होंने दिया थ्योरी, और ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या दिया हुआ है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ये पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिया हुआ है? तो जीन पियाजे ने दिया गया। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे मनोवैज्ञानिक? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक रहने वाले थे। और पियाजे का मानना था कि जब बच्चे 2 वर्ष में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। वस्तुओं के बारे में क्या बनाते हैं? अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, वो चीज़ें ऐसी होंगी। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या करते हैं? सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से अलग होती है। क्या होती है? बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। वो टाइप्स में अलग होती है लेकिन क्वांटिटी में अलग नहीं होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? अनुकूलन। क्या? अनुकूलन, एडॉप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे हमको अगर ठंडी लग रही है तो हम क्या करेंगे? स्वेटर पहन लेंगे, और गर्मी लगेगी तो हम क्या करेंगे? व्हाइट कपड़े पहनेंगे जिससे कि हमको गर्मी कम लगे। ओके दोस्तों, तो ये एडॉप्टेशन होगा। इसकी 2 प्रक्रिया होती हैं। क्या? आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान। क्या? पूर्व ज्ञान
को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समायोजन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या कहते हैं? साम्य धारण या संतुलन। क्या? साम्य धारण या संतुलन क्या होता है कि साम्य धारण इक्विलिब्रियम, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन करता है। किसके किसके बीच में? आत्मसात्करण और समायोजन के बीच प्रक्रियाओं का संतुलन कायम करता है। स्कीमा क्या होता है? इसके बारे में स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ पहले की ज्ञान है तो उसके जो नई चीज़ें आ रही हैं तो उससे कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हमको क्या मिलेगा? उसको स्कीमा बोलते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। क्या होती है? ये बाय बर्थ होती है। स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना को संगठन कहा जाता है। क्या कहता है? संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। क्या बताइए? 4 अवस्थाएं बताइए। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 अवस्थाएं बताई है। पहला क्या है? ये पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। तो पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। क्या? सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 वर्ष। क्या? 0 to 2 वर्ष क्या है? सेंसरी मोटर क्या अवस्था, मतलब कि स्टेज। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है और जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। क्या कर लेता है? छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज दूसरी पॉइंट है और ये 2 से लेकर के 7 तक रहती है। यहाँ पे मिस्टेक है, बीच में हाइफन लगाना चाहिए। 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्या? क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा और समझ पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चे प्रतीक, सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाते हैं। किसका? सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाते हैं। जैसे साइकिल शब्द सुन करके उनके माइंड में एक साइकिल की इमेज बन जाती है। किसकी इमेज बनती है? साइकिल की इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गुड क्या है? डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। लक्ष्य मीन्स क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। गोल को देख करके ये लोग काम करते हैं बच्चे। ठीक है, इस स्टेज में किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब जीववाद क्या होता है? एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म में जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है तो उसको एनिमिज्म बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अहम केंद्रिता क्या होता है कि एगोसेंट्रिक क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है, तो उसको एगोसेंट्रिक बोलते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में सोच देता है कि हमारी ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो ईगोसेंट्रिक उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? जैसे कि अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। किसमें? अपलटावी प्रक्रिया में। अब नेक्स्ट क्या? जैसे 4 + 6 = 10 होता है, उसी तरह 6 + 4 = भी 10 होना चाहिए, लेकिन वो गलत बताता है। ये चीज़ें समझता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता। क्या? मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण का योग्यता आदि के कंसेप्ट की इसी की अवस्था होती है, कमी की अवस्था से होती है। ठीक है, अब क्या? केंद्रीकरण, सेंट्रेशन क्या होता है? एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने को सेंट्रेशन बोलते हैं। ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन बोलते हैं। जैसे मोबाइल हम देख रहे हैं तो सेंट्रेशन उसको बोला जाएगा, केंद्रीकरण बोला जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कि संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन क्या होता है? अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। अगर साइज और शेप में चेंज कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्रमबद्धता, सेरिटेशन क्या होता है? इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है
अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख करके कुछ ही कर सकता है और उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कड़ा क्या, आगमनात्मक तर्कड़ा हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इस अवस्था में क्या आ जाता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर के तर्क करने लगता है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेटिकल थिंकिंग बोलेंगे। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा क्या करता है, क्योंकि इसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि ये जरूरी होते हैं, पेड़ हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी है, मतलब कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से लेकर के 15 वर्ष। यह संज्ञान जो होता है कि सर्वोच्च अवस्था, क्या संज्ञान की कॉग्निटिव की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त मतलब जो बिना देखे हुए चीज़ों को चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जो नियम होता है उसके ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या है, इसमें आलोचना ड्रॉबैक क्या है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम अपरिवर्तनशील बताया है, ठीक है, लेकिन ये परिवर्तनशील होते हैं, तो ये इसलिए क्या है ये कि अपरिवर्तनशील बताया है, तो इसलिए क्या ड्रॉबैक है, ये क्या है, ड्रॉबैक है पियाजे के सिद्धांत का। अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेता है, क्या, अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेता है अगर अच्छा वातावरण उसको दिया जाता है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लॉरेंज कोहलबर्ग, कौन है, लॉरेंज कोहलबर्ग, क्या है कि लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, क्या, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंज कोहलबर्ग। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिकता मीन्स मोरलिटी। मोरलिटी क्या होती है, यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है, उसे हम मोरलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरलिटी बोलते हैं। अपने बच्चे की सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, मतलब बच्चे को सिखाना चाहिए कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है। हिंज की कहानी क्या है कि नैतिक दुविधा, क्या, नैतिक दुविधा में मोरल डायलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा बोला जाता है, कि कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में डिसीजन ना ले पाना नैतिक दुविधा है, मोरल डायलेमा है। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। मीन्स अगर ये दवा लेने के लिए गया हुआ है, चोरी कर रहा है दवा का, उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो ये वही वाली स्टोरी है कि जिसमें क्या है कि हिंज जो है अपने बीवी के लिए दवा लेने के लिए गया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, अगर चोरी कर रहा है तो अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। मतलब बीच में डायलेमा में फंसा हुआ है, नैतिक डायलेमा में फंसा हुआ है कि कैसे हम क्या करें, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नैतिक तर्कड़ा मतलब कि क्या करना, मोरल रीजनिंग, अपने आप दिमाग में सोचना, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। जो सही और गलत के डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कड़ा बोलते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना था, हिंज ने किसको चुना था, चोरी को चुना था, तो वो भी गलत ही था बट उसके लिए उस टाइम में सिचुएशन के लिए वो सही था, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कोहलबर्ग ने क्या बताया, नैतिकता के 3 वर्ग बताए हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से लेकर के 10 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा एक दूसरे से लोगों के मानकों के अनुसार होती है, एक दूसरे के लोगों के मानकों के अनुसार। तो छोटे बच्चे होते हैं नैतिक तर्कड़ा नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे से सारी चीज़ों को नहीं बता पाएंगे कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया, इसको 2 भागों में बांटा गया है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, क्या, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट करना, क्या, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट करना, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, आज्ञा के पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की थी तो बच्चे ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगा, ठीक है। हिंज ने चोरी किया तो उसको सजा मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या,
कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, क्या साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिव एंड इंडिविजुअलिज्म, इस अवस्था को जैसे तैसे, जैसे को तैसे कहते हैं, टिट फॉर टैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से क्या है, पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ये क्या है, टिट फॉर टैट वाला क्या है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, क्या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज क्या है, 10 और 13 वर्ष, 10 से लेकर के 13 वर्ष के बीच में होता है ये, क्या 10 से लेकर के 13 वर्ष के बीच में होता है ये। इस अवस्था में बच्चा दूसरों से, दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करते हैं, क्या दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है, उसे उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इसके भी दो भागों में बांटा गया है, क्या किया गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कि अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता, क्या अच्छा लड़का गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की उन्मुक्ता, क्या दूसरों के साथ भला कर अनुमोदन अर्जित करना, क्या करना, अप्रूवल्स करता है, ठीक है, क्या करता है, अनुमोदन अर्जित करता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, क्या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे ट्रैफिक लाइट है तो ट्रैफिक लाइट को क्या करेगा, वो पालन करते रहेगा, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, जब रेड लाइट से ग्रीन लाइट होगी तब वो आगे बढ़ेगा। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा, मतलब उसको कहानी बताई गई है कि अगर बच्चे रेड लाइट है तो उस समय पार नहीं करना चाहिए, तो बच्चे उस समय पार नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर रूढ़िवादिता रूढ़िगत नैतिकता, क्या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर होती है, क्या होती है, 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, इसमें खुद से डिसीजन लिए जाते हैं और समाज के जरिए नहीं लेते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, क्या सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के ही भले ही के लिए हैं, लोगों के भले के लिए ही नियम बनाए गए हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे हमको तोड़ देना चाहिए, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, कभी कभी तोड़ देते, हमेशा नहीं, ठीक है। क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता, क्या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अनुमुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिएंटेशन, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। जैसे ये भगत सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने जान पर खेल गए थे, ठीक है दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इसके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगिन ने की है। किसने की थी, कैरोल गिलगिन ने की थी। ये ध्यान दीजिएगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, तो कैरोल गिलगिन ने की थी। ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, किसको, महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, ठीक है। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग, क्या मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत, किसका, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की ने एक रूसी वैज्ञानिक थे, कहाँ थे, ये रूस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन से हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ZPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये पूछा जाता है। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसका फोल्डिंग पाड़ या ढांचा वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोरेरी हेल्प है, क्या है,
स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्पोररी हेल्प होता है, गाइडेंस होता है और बच्चे को पाड़ या ढांचा दिया जाता है। इसको हम पाड़ या ढांचा कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ ZPV भी बोला जाता है, समीपस्थ निकट का विकास का सिद्धांत। ठीक है, अभी MKO क्या है? MKO का मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब हम ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त जो हमसे अच्छा नॉलेजेबल है, टीचर जो होते हैं अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, फ्रेंड्स जो हमारे अच्छे नॉलेजेबल हैं, तो ये थ्योरी होती है। MKO होता है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल सिद्धांत अदर्स होते हैं, मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें सोचना चाहिए, उसके साथ साथ हमको उनसे सीखना भी चाहिए। भाषा पर इनके विचार क्या थे, इनका विचार क्या था भाषा पे, कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या क्या, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है, और भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम फैसिलिटेट बनाती है। क्या बनाती है? फैसिलिटेट बनाती है, ये वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, कि इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, नोम चॉम्स्की। क्या? नोम चॉम्स्की के बारे में डिस्कस करते हैं, भाषा के विकास का सिद्धांत। क्या? इनबॉर्न थ्योरी, इनबॉर्न थ्योरी, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में। यह अमेरिका के रहने वाले थे। कौन? ये नोम चॉम्स्की जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात इनैट क्षमता होती है। क्या होती है? इनैट क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, बाई बर्थ क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। क्या सीखता है? भाषा सीखता है। जैसे डिवाइस का नाम क्या है? डिवाइस के बारे में क्या होता है? लैड बताया, LAD। क्या बताया इन्होंने? लैड बताया। लैड का मतलब होता क्या है? L का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, और A का मतलब एक्विजिशन, और D का मतलब डिवाइस। भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। क्या होता है? भाषा को सीखने की एक यंत्र होता है, मस्तिष्क जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया है, बच्चा जब रहेगा तो अपने घर में मम्मी पापा से सीखेगा, और ये उसके बाद फिर और बड़े हो जाएंगे तो उनसे सीखेगा, और अपने दादा दादी से सारी चीज़ें वो सीखता है, लैंग्वेज के बारे में, भाषा का अधिग्रहण करता है। ठीक है, तो इन्होंने सार्वभौमिक विकिरण व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया है, यानी कि ग्रामर जन्मजात होता है। क्या होता है? ग्रामर जन्मजात होता है। और चॉम्स्की के भाषा के 2 लेवल बताएं। क्या बताएं? चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताएं। सतही संरचना, सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ नहीं जानता है। मम्मी पापा, खाना पानी, ये सब आदि इसमें होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, कि गहरी संरचना, डीप लेवल। क्या है? डीप लेवल थ्योरी। क्या है? डीप लेवल, इसमें शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है गहरी डीप लेवल वाले में। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेंजामिन ब्लूम। क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, और बेंजामिन ब्लूम जो है ये अमेरिकी निवासी थे। क्या थे? अमेरिकी निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किसका किया है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया हुआ है। कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष मीन्स कॉग्निटिव डोमेन, और दूसरा क्या है? इफेक्टिव डोमेन मीन्स भावात्मक पक्ष, और तीसरा क्या है? क्रियात्मक पक्ष मीन्स साइकोमोटर डोमेन है। ये इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के थ्रू ये 3 पक्ष दिए हुए हैं। अब पहला पार्ट डिस्कस करते हैं क्या, कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, कि इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में किया था। अब यहाँ पे 19 अगर 65 हो जाएगा मीन्स इस समय कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो ये 1956 में क्या दिया हुआ है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने किया हुआ है 1956 में। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। किससे? मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। इसको ध्यान से देखिए, जो 6 भागों में बांटा गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, उसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा। पहला क्या है? नॉलेज, पहला पॉइंट नॉलेज है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा क्या? एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण, और पांचवा क्या है? सिंथेसाइज, और छठवां क्या है? इवेल्युएशन है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, मजबूत ज्ञान, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखिए, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। 3 बताया था, दूसरा यह कि अफेक्टिव डोमेन क्या है। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है,
इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक हलचल और मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। अब दोस्तों ये जो यहाँ तक ना मैंने डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर ऐसे ही चलते रहेंगे और आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करते हुए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सीटेट में, सीडीपी में क्या 30 में से 30 नंबर लाने का कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करते हुए। इसको इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिएगा। मीन्स प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप प्रैक्टिस करते रहेगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।